हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द कंपनी लॉ क्लास। अपन ने कंपनीज एक्ट को स्टार्ट किया था जिसमें अपन कंपनीज का बेसिक पढ़ते हुए आगे आए थे और फिर अपन ने कंपनीज के फीचर्स के बारे में करा था। अभी अपन को उन्हीं फीचर्स को आगे लेते हुए चलना है। जो सबसे बेसिक फीचर था वो था सेपरेट लीगल एंटिटी का, जिसमें कि आपने ये देखा था कि कंपनी की हमेशा अपने डायरेक्टर्स या मेंबर्स से सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। यानी कंपनी और उसके डायरेक्टर्स को अलग अलग और उसके मेंबर्स को यानी ओनर्स को अलग अलग माना जाता है, राइट। तो अगर मेंबर्स ने कोई गलती की है तो वो कंपनी के नाम पर नहीं आती, और अगर कंपनी ने कोई गलती की है तो वो मेंबर्स के नाम पर नहीं जाती। अगर आप कंपनी को सू करना चाहते हैं तो आप कंपनी को उसके नाम से सू कर सकते हैं, आपको मेंबर्स की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपन ने कंपनीज एक्ट का एक बेसिक फीचर पढ़ा था जिसका नाम था सेपरेट लीगल पर्सनालिटी और सेपरेट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। अब अपन को उसी चीज़ को आगे लेते हुए चलना है। जो अपना अगला फीचर है दैट इज़ रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। और जब आप कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप जो कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर है उसी का ही यूज़ करते हुए आप आगे चलेंगे। जब हम कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स की बात कर रहे हैं तो आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी पढ़ा है, जिसको आप जानते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट जब भी एंटर किया जाता है तो वो दो एंटिटीज़ के बीच में एंटर होता है। अब चाहे वो दो एंटिटीज़ जो है इंडिविजुअल्स हो, चाहे वो इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो इंडिविजुअल या फिर एओपी और बीओआई दैट इज़ एसोसिएशन ऑफ पर्संस या बोर्ड ऑफ इंडिविजुअल्स हो, या फिर एक इंडिविजुअल और एक कंपनी हो, या फिर कोई भी दो फर्म्स हो सकती हैं। कोई भी दो एंटिटीज़ होती हैं उनके बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जाता है। जब हम यहाँ कंपनी की बात करते हैं कि मान लीजिए आप एक इंडिविजुअल हो और आपने किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर करने जा रहे हो, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट आपका कंपनी के साथ एज इंडिविजुअल एंड एज अ कंपनी एंटर हुआ है, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एज इंडिविजुअल और उसके मेंबर्स के साथ एंटर हुआ है। ठीक है, तो ये पता लगाना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉ की नज़रों में कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी या सेपरेट आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन माना जाता है। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे तो आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, उनके मेंबर्स के साथ नहीं। मेंबर्स के कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स कंपनी के कॉन्ट्रैक्चुअल राइट से हमेशा अलग होंगे। अगर आप मेंबर्स के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो उसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं होगा, और अगर आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो उसमें मेंबर्स का कोई लेना देना नहीं होगा। आप जानते हैं एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि अगर कल को कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो पाया तो आपके पास कुछ लीगल रेमेडीज़ होती हैं, यानी इन द आइज़ ऑफ लॉ आप चाहो तो डैमेजेस क्लेम कर सकते हो फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसी तरीके से अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया गया और अगर कंपनी उस केस के लिए लायबल हो जाती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उन केसेस में आप किसको सू करोगे? कंपनी को सू करोगे या फिर उसके मेंबर्स को सू करोगे? तो इस चीज़ को देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के मेंबर्स के साथ था या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ था। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ था तो आप कंपनी को सू करेंगे, ना कि उनके मेंबर्स को। उसी तरीके से अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के मेंबर्स के साथ था तो आप मेंबर्स को सू करेंगे, ना कि कंपनी को। ओके, क्लियर हुआ। तो ये है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स के बारे में। आइए लेट्स रीड इट आउट कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। Contractual rights: a company being a separate legal entity different from its members can enter into contracts for the conduct of the business in its own name। मतलब कंपनी चाहे तो खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। A shareholder cannot enforce a contract that is made by his company. He is neither a party to a contract nor entitled to the benefit of it, एज अ कंपनी इज़ नॉट अ ट्रस्टी फॉर इट्स शेयर होल्डर्स। तो मैंने आपको कहा था कि शेयर होल्डर्स का उससे कोई लेना देना नहीं होता, ना ही वो कोई पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है और ना ही वो कंपनी के किसी भी एक्ट के लिए लायबल माना जाएगा। लाइकवाइज अ शेयर होल्डर कैन नॉट बी सूड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय हिज कंपनी। मैंने कहा ही था कि अगर आप कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाती तो आप कंपनी के अगेंस्ट केस लगाएंगे, ना कि शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट। तो यही लिखा है, लाइकवाइज अ शेयर होल्डर कैन नॉट बी सूड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर मेड बाय हिज company. Thus, if a director fails to disclose a breach of his duties to his company, and in consequence a shareholder is induced to enter into a contract with the director, which he would not have entered into had there been a disclosure, the shareholder cannot rescind the contract। तो या क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई डायरेक्टर है
जो कि प्रॉपर तरीके से अपॉइंट नहीं हुआ था और उसकी जो ड्यूटीज़ थी उसको वो फुलफ़िल नहीं कर पाया। कह रहे हैं ना, दस इफ़ अ डायरेक्टर फेल्स टू डिस्क्लोज़ अ ब्रीच ऑफ हिज ड्यूटीज़ टू द कंपनी, जो ड्यूटीज़ उसको परफ़ॉर्म करनी चाहिए थी और वो उसने परफ़ॉर्म नहीं करी और उसके उस नॉन परफ़ॉर्मेंस के कारण शेयर होल्डर को कोई गलत इम्पैक्ट पड़ा और उसने गलती से किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर दिया, तो उन केसेस में शेयर होल्डर को जो है उसका बर्डन उठाना पड़ेगा और शेयर होल्डर उस कॉन्ट्रैक्ट को रेसिंड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कंपनी अलग है, उसका मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स को अलग माना जाता है। तो अगर डायरेक्टर्स ने कोई गलती कर दी तो शेयर होल्डर्स को उसका बीड़ा उठाना पड़ेगा, आप कंपनी के ऊपर नज़रें नहीं डाल सकते। सिमिलरली अ मेंबर ऑफ अ कंपनी कैन नॉट सू इन रिस्पेक्ट ऑफ द टॉर्ट्स कमिटेड अगेंस्ट द कंपनी, नॉर कैन ही बी सूड फॉर द टॉर्ट्स कमिटेड बाय द कंपनी। अगर किसी इंसान ने कंपनी के अगेंस्ट कोई टॉर्ट किया है, टॉर्ट का मतलब क्या होता है, सिविल रॉन्ग। अगर किसी इंसान ने किसी कंपनी के अगेंस्ट कोई टॉर्ट कमिट किया है तो वो जो कंपनी है वो उस इंसान की तरफ सूट फाइल करेगी, ना कि मेंबर्स। ठीक है, तो मेंबर की यहाँ पर कोई लेना देना नहीं होगा। अगर किसी पर्सन ने कंपनी के साथ कोई टॉर्ट कमिट किया, कंपनी के अगेंस्ट कोई टॉर्ट कमिट किया है, तो कंपनी चाहे तो जुडिशली अपना केस फाइल कर सकती है अगेंस्ट द पर्सन हु हैज़ कमिटेड अ टॉर्ट। यहाँ पर मेंबर का कोई लेना देना नहीं होगा। फिर वो जो केस होगा वो उस कंपनी और जो पर्सन है जिसने टॉर्ट कमिट किया है उन दोनों के बीच में होगा। सिमिलरली अगर कंपनी ने कोई टॉर्ट कमिट किया है तो जो सामने वाला है वो कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल करेगा, ना कि मेंबर्स के अगेंस्ट। ओके, ये डिसीजन आया था ब्रिटिश थॉमसन ह्यूस्टन कंपनी वर्सेस स्टर्लिंग एक्सेसरीज लिमिटेड। Therefore, the company as a legal person can take action to enforce its legal rights or be sued for the breach of its legal duties. Its rights and duties are distinct from those of its constituent members. तो इतना तो अब आप समझ ही चुके हैं कि जो कंपनी है उसकी राइट्स और ड्यूटीज़ अलग होती हैं, बिकॉज इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो उनकी राइट्स और ड्यूटीज़ अलग होती हैं उनके मेंबर्स के कंपैरिजन में। ओके, अगला जो पॉइंट है अपना है लिमिटेशन ऑफ एक्शन का। जब आप लिमिटेशन ऑफ एक्शन की बात करते हो तो लिमिटेशन ऑफ एक्शन से आप क्या समझते हो, आपके ऊपर क्या लिमिटेशंस हैं, आपको जो पावर्स आपको मिली गई हैं उनके ऊपर क्या लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, एक हद का होना, कि आप एक पर्टिकुलर हद या एक पर्टिकुलर एक रेखा के बाहर आप नहीं जा सकते। कहते हैं ना, रामायण में लक्ष्मण जी ने सीता के लिए सीता जी के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची थी कि आप इस रेखा से बाहर मत निकलिएगा, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए खतरा होगा। उसी तरीके से लिमिटेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम उस दायरे की या उस हद की बात करते हैं कि जिसके आगे आपको नहीं बढ़ना। तो लिमिटेशन ऑफ एक्शन यहाँ पर कंपनी के केस में अगर हम कहें तो कंपनी के लिए भी एक सीमा है, एक हद है जिसके आगे उसे नहीं जाना है, जहाँ तक उसकी पावर्स रिस्ट्रिक्टेड है। तो वो जो हद है और जो सीमा है कंपनी के केस में उसको कहा जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी का जन्म का एक प्रमाण पत्र होता है, कि कंपनी ने अगर जन्म लिया है तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से लिया होता है। और वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उस कंपनी की कुंडली कहलाती है, कि वो कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा रहता है। तो जैसा आपकी कुंडली में लिखा गया है आप वैसा ही काम करेंगे, उससे आगे बढ़कर आप कुछ नहीं करेंगे। मतलब आप उस हद को नहीं लांघेंगे, उस जो आपकी लिमिटेशन है आप उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लिमिटेशन ऑफ एक्शन की जब बात करते हैं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने जो दायरा बनाया है कंपनी के लिए, हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। A company cannot go beyond the powers that are stated in the Memorandum of Association. The Memorandum of Association of the company regulates the powers and fixes the objectives of the company and provides the edifice upon which the entire structure of the company rests. तो ये बेसिकली जो MOA होता है ये कंपनी का बेस होता है जिसके ऊपर पूरी कंपनी का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। The actions and objects of the company are limited within the scope of its memorandum of association. तो जो भी एक्शन और ऑब्जेक्ट्स होते हैं कंपनी के वो लिमिटेड रहते हैं जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा है उस तक। In order to enable it to carry out its actions without restrictions and limitations in most cases, sufficient powers are granted in the Memorandum of Association. तो जो भी एक्शन या आपको जो भी एक्शन करना है या जो भी चीज़ें आपको करनी है उसके लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो भी रिक्वायर्ड पावर्स हैं जो उनको ज़रूरी लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पावर्स लिखे होंगे।
But once the powers have been laid down, it cannot go beyond these powers unless the MOA is itself altered prior to doing so. पर एक बार अगर आपकी हद इस्टेब्लिश हो चुकी है तो आप उस हद को पार नहीं करेंगे जब तक आप उस हद का दायरा नहीं बढ़ा देते, यानी जब तक आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करके और उसको नहीं बढ़ा देते तब तक आप उस हद से बाहर नहीं जाएंगे। ओके, अब हम बात करें सेपरेट मैनेजमेंट की। तो अब तक अपन पढ़ते आए हैं सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में, वही चीज़ यहाँ पर भी काम आएगी। आप जानते हैं कि कंपनी जो है उसकी एक सेपरेट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती है, आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन। तो कंपनी सेपरेट है और उसका मैनेजमेंट भी सेपरेट माना जाएगा। मतलब एक तरफ कंपनी, एक तरफ उसका मैनेजमेंट और एक तरफ शेयर होल्डर्स। तो ये तीन अलग अलग हिस्से हो गए। शेयर होल्डर्स यानी ओनर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी मतलब एक सेपरेट लीगल पर्सनालिटी, और उसका मैनेजमेंट एक तीसरी बॉडी हो गई जो कंपनी को चलाएगा। तो मेंबर्स और मैनेजमेंट भी अलग अलग होते हैं। मेंबर्स अपना पैसा लगाते हैं कंपनी के अंदर और मैनेजमेंट उस कंपनी को चलाते हैं। उस पैसे का इस्तेमाल कर कर कंपनी के अंदर पैसा लगा, किस तरीके से उनको पैसा सर्कुलेट करना है, कहाँ कहाँ लगाना है, ये सारा डिसीजन जो है वो मैनेजमेंट का होता है। सेपरेट मैनेजमेंट, as already noted, the members may derive profits without being burdened with the management of the company. They do not have effective and intimate control over its working and elect their representatives to conduct the corporate functioning. क्या कहा जा रहा है कि मेंबर्स का इंटीमेट और इफेक्टिव कंट्रोल नहीं होता मैनेजमेंट के ऊपर या कंपनी के चलाने के ऊपर, तो वो अपने तरीके से रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट करते हैं। द कंपनी इज़ एडमिनिस्टर्ड एंड मैनेज बाय इट्स मैनेजरियल पर्सोना। तो कंपनी को जो मैनेज करता है वो डायरेक्टर्स होते हैं बेसिकली, और वही कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट देखते हैं। 10th फीचर जो है उसका वो है वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। तो बेसिकली आप कंपनी बनाते क्यों हैं? बिज़नेस कैरी आउट करने के लिए। और आप बिज़नेस क्यों कैरी आउट करते हैं? क्योंकि आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो बेसिकली कंपनी है क्या? एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। वॉलंटरी एसोसिएशन मतलब स्वयं की इच्छा से बनाई हुई एक एसोसिएशन है और ये प्रॉफिट कमाने के लिए बनाई जाती है बेसिकली। तो एक ये भी फीचर है कंपनी का कि इट इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। अ कंपनी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट, यानी ये एक स्वयं की इच्छा से बनाई हुई एसोसिएशन है जो प्रॉफिट कमाने के लिए बनाई जाती है। इट इज़ फॉर्म्ड फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ सम पब्लिक गोल्स एंड व्हाटसोएवर profit is gained is divided among its shareholders or restored for future expansion of the company. Only Section 8 companies can be formed with no profit motive. Section 8 के अंदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जो चैरिटी वर्क, सोशल सर्विस का काम करते हैं, जिनका मेन मकसद जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। उन्हें एनजीओज़ या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जो कि सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कवर होते हैं। ओके, फिर हम आए जो 11वां इसका फीचर है, दैट इज़ द लास्ट फीचर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो आप जानते हैं कि कंपनी पैदा कैसे होती है? जब आप कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी उसका कुंडली जो है बनाते हैं और उसको रजिस्टर करवा देते हैं, तब कंपनी जाकर जन्म लेती है। तो एक तरीके से कंपनी का जन्म किस प्रोसीजर के थ्रू होता है? लीगल प्रोसीजर से होता है, यानी कानून के तहत कंपनी का जन्म होता है। जिसका जन्म कानून के तहत हुआ उसकी मृत्यु भी कानून के तहत ही होगी। तो अगर आपको कंपनी को बंद करना है, उसके एग्जिस्टेंस को ख़त्म करना है, उसको वाइंड अप, लीगल टर्म्स में कंपनी बंद करने के टर्म को कहा जाता है वाइंड अप। अगर आपको कंपनी को वाइंड अप करना है यानी बंद करना है तो आपको लीगल तरीका ही अपनाना पड़ेगा। कंपनी जब जन्म लॉ के तहत ले रही है तो उसकी मृत्यु भी लॉ के तहत ही होगी। अगर आपको कंपनी को मारना है तो आपको उसको डी रजिस्टर करना पड़ेगा और उसको लीगल तरीके से बंद करवाना पड़ेगा, तभी कंपनी का एग्जिस्टेंस ख़त्म होगा। अगर आपने कंपनी के अंदर काम करवाना बंद कर दिया और उसके जो रेगुलर फंक्शंस होते हैं उसने अपना काम करना बंद कर दिया, लेकिन तब भी कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी। वो एक डिफंक्ट कंपनी के नाम पे रहेगी। डिफंक्ट कंपनी मतलब डिफंक्ट, फंक्ट मतलब फंक्शन से आया है वो वर्ड डिफंक्ट। डिफंक्ट मतलब कि अब ये काम नहीं कर रही, डी फंक्शनिंग हो जाती है ना, उसे कहा जाता है डिफंक्ट कंपनीज। तो ऐसी कंपनीज जो अब काम नहीं कर रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनीज मर चुकी हैं या वो कंपनी अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। वो कंपनी अभी भी एग्जिस्टेंस में है, भले ही फिजिकल फॉर्म में नहीं है लेकिन बुक्स के अंदर अभी भी वो एग्जिस्टेंस में है। अगर आपको उसको पूरी तरीके से मारना है, यानी बुक से भी अगर आपको उसको मारना है, तो आपको लीगल तरीका अपनाना पड़ेगा। लीगली आपको कंपनी को वाइंडिंग अप करवानी पड़ेगी।
तभी उस कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है उसको टर्मिनेट किया जाएगा। तो आइए पढ़ें इसके बारे में। अ कंपनी बीइंग एन एब्स्ट्रैक्ट एंड आर्टिफिशियल पर्सन डज नॉट डाई अ नेचुरल डेथ, यानी कंपनी की कोई नेचुरल डेथ नहीं होती। इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, यानी ये लॉ के तहत ही बनाई जाती है। कैरीज ऑन इट्स अफेयर्स अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ के तहत ही अपने काम कैरी आउट करती है थ्रू आउट इट्स लाइफ। एंड अल्टीमेटली इज़ इफिस्ड बाय लॉ, मतलब अल्टीमेटली अगर उसको ख़त्म भी होना है तो वो लॉ के तहत ही होगा। जनरली द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज टर्मिनेटेड बाय मीन्स ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप के तहत इसका जो एग्जिस्टेंस है उसको ख़त्म किया जा सकता है। हाउएवर टू अवॉइड वाइंडिंग अप समटाइम्स कंपनीज चेंज देयर फॉर्म बाय मीन्स ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड अमेलगमेशन। कभी कभार वाइंडिंग अप जो है आखिरी रास्ता नहीं होता, आप कंपनी को नई तरीके से रीलॉन्च कर सकते हो, नई स्कीम्स के तहत आप उसको वापस एक नया जन्म दे सकते हो। तो आप अगर आपको ये सब चीज़ें करनी है तो वो रीऑर्गेनाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन और अमेलगमेशन के तहत किया जाता है। इन तीनों में क्या फ़र्क होता है और ये कैसे काम करते हैं, इसके डिटेल में आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के अंदर करेंगे। आखिरी में जो सेंटेंस लिखा हुआ है जो कि बोल्ड और हाईलाइटेड है, वो एक लाइन में सारे के सारे फीचर्स को कवर करता है। तो अगर आप ये एक सेंटेंस अच्छी तरीके से बाय हार्ट कर लेते हैं तो आपको इसके सारे के सारे फीचर्स एक ही बार में याद हो जाएंगे। सो लेट्स रीड दिस टू सम अप, यानी अगर हमें वाइंड अप इसको एक एक सेंटेंस में करना है, इसको सम अप करना है। अ कंपनी, सबसे पहला, इट इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन, यानी स्वयं की इच्छा से बना हुआ एसोसिएशन। फॉर प्रॉफिट, तो ये एक इसका वो हो गया। विद कैपिटल, कैपिटल से बनाया जाता है। सेकंड इसका फंक्शन, इट इज़ डिविजिबल, कैपिटल डिविजिबल होता है। शेयर्स होते हैं उसमें डिविजिबल इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स, और ये शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं। चौथा फीचर, इट हैज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी। पांचवा फीचर, हैविंग कॉर्पोरेट एंटिटी। छठा फीचर, कॉमन सील। सातवां फीचर, एंड परपेचुअल सक्सेशन। आठवां फीचर। ये परपेचुअल सक्सेशन से ही टर्मिनेशन भी इंक्लूड हो जाता है, तो वो हो गया आपका 10वां फीचर। और कॉर्पोरेट एंटिटी का मतलब कि आप सेपरेटली उनको सू कर सकते हो, 11वां फीचर। और इस तरीके से आपके सारे के सारे फीचर्स एक ही सेंटेंस के अंदर कवर हो जाते हैं। तो मेरी एडवाइस आपको रहेगी कि ये सेंटेंस आप पूरी तरीके से याद कर लें, तो 11 के 11 फीचर्स जो हैं आपको हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, चलिए अब अपन आगे चलें, आगे के पोर्शन पे जो अपन को अब इसके बाद कवर करना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपन को करना है वो है कंपनी के नेशनैलिटी और रेसिडेंस से रिलेटेड है, कि कंपनी की नेशनैलिटी कहाँ की मानी जाएगी या उसका रेसिडेंस कहाँ का माना जाएगा। जब आप नेशनैलिटी और रेसिडेंस की बात करते हो, तो अगर हम इंडिविजुअली बात करें मेरे और आपके बारे में कि हमारी नेशनैलिटी क्या है, तो ये कहा जाएगा कि हम इंडिया के सिटीज़न हैं और हमारी नेशनैलिटी इंडियन है, और हमारा रेसिडेंस इंडिया के अंदर ही माना जाएगा क्योंकि हम यहीं पैदा हुए हैं। तो एज़ पर आवर बर्थ एंड एज़ पर आवर सिटीजनशिप वी आर एन इंडियन सिटीज़न। लेकिन क्या हम कंपनी के बारे में ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि आप कंपनी से जब से आप शुरू से करते आ रहे हो, इस कंपनी लॉ के अंदर आपने ये पढ़ा है कि कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज़ एन आर्टिफिशियल जुरिडिशल पर्सन। तो जब आपने उसको आर्टिफिशियल जुरिडिशल पर्सन का दर्जा दिया है, तो क्या कंपनी के एग्जिस्टेंस पे या उसके, चलो उसके एग्जिस्टेंस तो है एज़ पर लॉ, पर कंपनी क्या एक सिटीज़न मानी जाएगी? आप उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन बोल रहे हो, तो उसको क्या सिटीज़न माना जाएगा इंडिया का ही? और अगर हम उसको इंडिया का सिटीज़न मान रहे हैं तो उसका डोमिसाइल कहाँ का होगा? डोमिसाइल मतलब कि स्थानीय निवासी वो कहाँ का है। जैसे आप भोपाल में रह रहे हो अगर मध्य प्रदेश के अंदर, तो आप भोपाल के स्थानीय निवासी कहलाते हो। योर डोमिसाइल इज़ भोपाल इन मध्य प्रदेश, बिकॉज यू आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन भोपाल। तो जहाँ आप बॉर्न होते हो, जहाँ आप रहते हो, वो आपका डोमिसाइल कहलाता है। तो कंपनी के केस में, क्योंकि ये कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो क्या उसका कोई डोमिसाइल है? क्या उसका कोई सिटीज़नशिप है? वो कहीं की सिटीज़न कहलाती है क्या? तो ये सारी की सारी चीज़ें अपन को इस टॉपिक के अंदर कवर करनी है, दैट इज़ नेशनैलिटी एंड रेसिडेंस ऑफ अ कंपनी। जनरल टर्म्स में शुरुआत में ये कहा गया कि सिंस कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के तहत यानी कानून के तहत जन्म लेती है, उसको कोई भी रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं दिया जा सकता, उसको कहीं का भी निवासी नहीं माना जा सकता। लेकिन लॉ के तहत जब आप ये कह रहे हो कि वो एक आर्टिफिशियल जुरिस्टिक पर्सन है, जब आप उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो आप उसको कहीं पर भी रेसिडेंशियल स्थान क्यों नहीं दे सकते, कहीं पर भी आप उसको डोमिसाइल क्यों नहीं दे सकते? आप क्यों नहीं मान सकते कि ये कंपनी यहाँ की निवासी है? या आप ये क्यों नहीं कह सकते कि ये जो कंपनी है इसका स्थान यहाँ पर है?
इसको लेकर काफ़ी डिबेट हुआ, काफ़ी केस लॉस भी हुए, जिसमें ये माना गया और बोला गया काफ़ी केस लॉस के अंदर कि जिस जगह कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी को वहाँ के निवासी माना जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में होता है तो उसको दिल्ली का निवासी माना जाएगा। उसी तरीके से अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश का निवासी माना जाएगा, और अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश का निवासी माना जाएगा। तो सिंपल स्टेट्स में ये कहा गया, एक स्टेटमेंट में अगर मुझे इस चीज़ को कहना हो, वो ये डिसीजन लेकर आए कि जहाँ पर कंपनी रजिस्टर की जाएगी वहीं पर ही उसको डोमिसाइल दिया जाएगा और वहीं का डोमिसाइल उसको माना जाएगा। हालांकि बाद में जो है लॉ ने ये कहा कि सिटीजनशिप एक्ट इसके ऊपर अवेलेबल एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कंपनी को कोई सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, सिर्फ वहाँ का डोमिसाइल दे दिया जाएगा कि अगर आप दिल्ली में रजिस्टर्ड हो तो वो कंपनी दिल्ली की मानी जाएगी। ओके, तो आइए पढ़ें इस बारे में। Though it is established through judicial decisions that a company cannot be a citizen, yet it has a nationality, domicile and residence. हालांकि ये माना गया है जुडिशल प्रोनाउंसमेंट से कि कंपनी को आप सिटीज़न नहीं मान सकते। मैंने कहा था ना, सिटीजनशिप एक्ट इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसकी एक नेशनैलिटी, डोमिसाइल और एक रेसिडेंस माना जाएगा। जहाँ पर कंपनी रजिस्टर हुई है वहाँ का उसको डोमिसाइल दे दिया जाएगा। In Gask versus Inland Revenue Commissioners, it it held that a limited company is capable of having a domicile, and its domicile is the place of its registration that the domicile clings it throughout its existence. तो जहाँ पर भी कंपनी रजिस्टर होगी वो होगा उसका डोमिसाइल, और ये डोमिसाइल थ्रू आउट इट्स लाइफ उसके साथ रहेगा। He observed in this case that it was suggested that a body corporate has no domicile. It is quite true that a body corporate cannot have a domicile in the same sense as an individual. हालांकि ये सच बात है मानने वाली कि जैसा कि एक नॉर्मल पर्सन को डोमिसाइल दिया जाता है, वैसा ही डोमिसाइल आप एक कंपनी या एक बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं दे सकते, विच इज़ अ वेरी फेयर स्टेटमेंट। लेकिन अगर आप एनालॉजी की बात करें और अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, तो एनालॉजी वाइज ये कहता है कि एक नेचुरल पर्सन के जो एट्रीब्यूट्स हैं, क्योंकि आप एक कंपनी को आर्टिफिशियल जुरिडिशल पर्सन कह रहे हो, तो वैसे कुछ एट्रीब्यूट्स उस कंपनी के अंदर भी आते हैं। क्योंकि उसकी एक सेपरेट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, आप उसको सू कर सकते हो, तो वैसे कुछ एट्रीब्यूट्स कंपनी के अंदर भी आए हैं एज अ पर्सन, तो क्यों ना उसको रेसिडेंस, डोमिसाइल और नेशनैलिटी भी दी जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा, बट बाय एनालॉजी विद द नेचुरल पर्सन द एट्रीब्यूट्स ऑफ रेसिडेंस, डोमिसाइल एंड नेशनैलिटी कैन बी गिवन टू अ बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब आप रेसिडेंस, डोमिसाइल और नेशनैलिटी के जो फीचर्स हैं जो कि एक नॉर्मल पर्सन को दिए जाते हैं, वो आप एक बॉडी कॉर्पोरेट को भी दे सकते हो। एक केस हुआ तुलिका वर्सेस पैरी एंड कंपनी। उसमें ये ऑब्ज़र्व किया गया, जो उसका डिसीजन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी रिसाइड्स वेयर इट्स प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज़। मतलब जहाँ पर कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया, जो उसकी प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वही उसका रेसिडेंशियल माना जाएगा। मान लीजिए अगर दिल्ली में वो कंपनी रजिस्टर्ड है तो दिल्ली ही उसका रेसिडेंस माना जाएगा, दिल्ली ही उसका स्थानीय निवास माना जाएगा, दिल्ली ही उसका डोमिसाइल माना जाएगा। तो कहा गया है, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी रिसाइड्स वेयर इट्स प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज, वेयर द मीटिंग्स ऑफ द होल कंपनी और दोज हु रिप्रेजेंट इट आर हेल्ड, एंड वेयर इट्स गवर्निंग बॉडी मीट्स इन बॉडीली प्रेजेंस फॉर द पर्पसेस ऑफ द कंपनी एंड एक्सरसाइजेस द पावर्स कन्फर्ड अपॉन इट बाय द स्टैट्यूट और बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो ये कहा गया है, जहाँ पर कंपनी रजिस्टर हुई और जहाँ पर उसकी मीटिंग्स कैरी आउट की जाती हैं, वो ही प्लेस उसका स्थानीय निवास यानी उसका प्लेस ऑफ एग्जिस्टेंस या प्लेस ऑफ डोमिसाइल माना जाएगा। The company, though a legal person, is not a citizen under the Citizenship Act 1955 और the Constitution of India। तो ये भी कहा गया है कि कंपनी हालांकि एक लीगल इंसान की तरह मानी जाती है, लेकिन उसको सिटीजनशिप एक्ट के अंदर उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा 1955 वाला जो है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ फॉर द नेचुरल पीपल ओनली। ओके, क्लियर हुई ये चीज़। अब अपन आगे चलें, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, जो कि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कंपनी के ट्रेड्स के अंदर। तो इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ पता है कि कंपनी को हमेशा एक सेपरेट लीगल एंटिटी कहा जाता है, लेकिन और जब भी कंपनी कुछ भी गलत होता है तो कंपनी के नाम पर कंपनी को सू किया जाता है और कंपनी के ऊपर ही केस लगाया जाता है। लेकिन अगर आप सोच के देखें, ह्यूमन माइंड जो है, जिसे कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो जो ह्यूमन माइंड है ये बहुत कनिंग होता है।
आप जानते हैं कि कंपनी के ऊपर एक सेपरेट लीगल एंटिटी का, सेपरेट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट लागू होता है कि अगर कुछ भी गलत होता है तो आप कंपनी को सू करते हो, उसके मेंबर्स या ओनर्स को नहीं। तो जो मेंबर्स या ओनर्स हैं, सिंस वो नेचुरल पर्सन है तो उनका दिमाग उल्टा भी चल सकता है। वो ये सोचकर कोई भी काम कर सकते हैं कि हम तो कोई इलीगल काम भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर तो कुछ होगा नहीं, जो भी केस होगा वो कंपनी के ऊपर होगा, और हम ये आसानी से बोल देंगे कि जो भी हुआ है वो कंपनी ने किया है, हमने नहीं किया, तो हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। अगर आपको कोई भी केस करना है तो आप कंपनी के अगेंस्ट करो, और हम वो काम करवा के सीधे सीधे जो है निकल आएंगे। वी विल हैव, पतली गली से हम लोग निकल आएंगे, क्योंकि लॉ कहता है कि जो भी अगर कुछ गलत हुआ है तो आप कंपनी को सू करोगे, उसके मेंबर्स को नहीं। तो बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट का गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। इसलिए जो हमारा लॉ है एक कॉन्सेप्ट लेकर आया जिसको कहा गया पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के अंदर क्या होता है? वेल का मतलब होता है पर्दा, पर्दा या घूंघट, उसे कहा जाता है वेल। तो पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का मतलब कि आप उस पर्दे को हटा दीजिए, उस पर्दे को पियर्स कर दीजिए, और उस पर्दे को हटाकर देखिए कि असली हकीकत क्या है। मतलब अगर कंपनी ने कुछ गलत किया होगा, कुछ केसेस में ये चीज़ मानी जाती है कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे मेंबर्स का हाथ है, कंपनी का नहीं। और कुछ केसेस में जो लॉ है वो ये जो कॉर्पोरेट वेल है, सेपरेट लीगल पर्सनालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसको साइड में रख कर देखेगी कि एक्चुअल कल्प्रिट या एक्चुअल गुनहगार कौन है। ऐसा होता है ना, काफ़ी आपने फ़िल्मों में देखा होगा मर्डर के केसेस में, कि एक्चुअल मर्डरर कोई और होता है और इल्ज़ाम किसी और पे डाल दिया जाता है, और एंड में अदालत की आंखें खुलती है जब वो सच्चाई देखती है, तो जिसने एक्चुअली मर्डर किया होता है उसको चार्ज किया जाता है, और जिसके ऊपर इल्ज़ाम डाला होता है उसको सेपरेट कर दिया जाता है, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे होगा कुछ केसेस के अंदर, मैं कह रहा हूँ कुछ केसेस के अंदर, तो वो केसेस अपन आगे अभी पढ़ेंगे कि कौन से केसेस है जहाँ पर लॉ क्या करेगा, वो सच्चाई देखने की कोशिश करेगा, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट हटा देगा, और वो कॉन्सेप्ट हटाने के बाद देखेगा कि इस एक्चुअल एक्ट के पीछे कौन था। मतलब ये जो कंपनी किसने बनाई है और क्या काम इन लोगों ने कैरी आउट किया, तो ये एक्चुअली किसने कैरी आउट किया, मेंबर्स ने कैरी आउट किया है। तो वो जो भी प्रोसीडिंग्स होगी या जो भी सज़ा देनी होगी वो मेंबर्स को दी जाएगी, ना कि कंपनी को। ओके, तो आइए पढ़ें इसी चीज़ के बारे में डिटेल में कि अभी जो मैंने आपसे डिस्कस किया जिसे कहा जाता है पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। बाय प्रोविजन ऑफ लॉ अ कॉरपोरेशन इज क्लोथ विद अ डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी। तो ये आप जानते हैं कि कॉर्पोरेट की एक डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी, एक सेपरेट लीगल पर्सनालिटी होती है। Yet in reality, it is an association of persons who are in fact in a way the beneficial owners of the property of the body corporate। भले ही उसकी सेपरेट पर्सनालिटी होती है, लेकिन रियलिटी में एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स ही है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ मेंबर्स है जो इस कंपनी को बनाते हैं और जो कि इसके बेनिफिशियल ओनर्स होते हैं। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। A company being an artificial person cannot act on its own, it can only act through natural persons। तो कभी कभी ये भी माना जाएगा कि क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद से कोई डिसीजंस नहीं ले सकती, वो नेचुरल पर्सन के डिसीजन से ही चलेगी। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि a company being an artificial person, it cannot act on its own, it can only act through a natural person। Lifting off or piercing through the corporate veil, यही है वो मेन कॉन्सेप्ट जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा गया है लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग थ्रू द कॉर्पोरेट वेल। इट मीन्स द कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम द पर्सनस हु आर कॉन्स्टिट्यूटिंग, क्योंकि उसके मेंबर्स होते हैं जो कि कंपनी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और कंपनी की एक सेपरेट पर्सनालिटी होती है। Indeed, the theory of corporate entity is still the basic principle on which the whole law of corporation is based. But as the separate personality of the company is a statutory privilege, it must be used for legitimate business purposes only। एकदम बोल्ड में लिखा हुआ है कि हालांकि कंपनी की एक सेपरेट पर्सनालिटी होती है, लेकिन आपको उस कंपनी का इस्तेमाल सिर्फ लेजिटिमेट बिजनेस पर्पसेस के लिए ही करना है। लेजिटिमेट बिजनेस पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर। लेजिटिमेट बिजनेस पर्पस का मतलब होता है, लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल, यानी जो लॉ के तहत सही मानी गई हैं, सिर्फ वो चीज़ें कैरी आउट करने के लिए ही आपको कंपनी का इस्तेमाल करना है। लेजिटिमेट मॉरल बिजनेस पर्पसेस के लिए ही आपको उसका इस्तेमाल करना है। वेर फ्रॉड्यूलेंट, फ्रॉडुलेंट मतलब धोखेबाजी या डिसऑनेस्ट, या
जो कि ईमानदारी नहीं होती। वेयर अ फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट यूज इज मेड ऑफ द लीगल एंटिटी, द इंडिविजुअल कंसर्न्स विल नॉट बी अलाउड टू टेक शेल्टर बिहाइंड द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। तो मैंने आपसे कहा ही था कि कुछ मेंबर्स विनाशकाले विपरीत बुद्धि होते हैं कि वो उल्टा रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे कि हम कोई भी इलीगल काम कर लेते हैं तो सज़ा तो कंपनी को ही होगी, क्योंकि कंपनी ने काम किया है, हमने तो कुछ किया नहीं। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब आप फ्रॉडुलेंट या डिसऑनेस्ट यूज़ करते हो लीगल एंटिटी का, तो जिन्होंने भी ऐसा किया है उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी का पर्दा लगा ले। द कोर्ट विल ब्रेक थ्रू द कॉर्पोरेट शेल एंड अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट इज नोन एज लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग थ्रू द कॉर्पोरेट वेल। तो कोर्ट इन केसेस में वो पर्दा हटा देगा और सच्चाई जानने की कोशिश करेगा कि एक्चुअली में किसने वो चीज़ कैरी आउट करी है। The court will look behind the corporate entity and take action as though no entity separate from the members existed. तो कोर्ट कॉर्पोरेट एंटिटी के पीछे जाकर देखेगा कि कौन लोग हैं इस कंपनी के पीछे और ऐसे बिहेव करेगा कि कंपनी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जो भी किया है इन लोगों ने ही किया है। And make the members or the controlling persons liable for the debts and obligations of the company। तो जो भी डेट्स और ऑब्लिगेशंस कंपनी के होंगे उनके लिए किसको लाइबल किया जाएगा? मेंबर्स को। The corporate veil is lifted when in defense proceedings, such as for the evasion of tax, an entity relies on its corporate personality as a shield to cover its wrongdoings। ये डिसीजन आया, ये एक फैक्ट था किसका? जनार्दन BSN UK लिमिटेड वर्सेस जनार्दन मोहनदास रंजन पिल्लई। तो कॉर्पोरेट वेल को कब लिफ्ट किया जाएगा? डिफेंस प्रोसीडिंग्स में ही, जब ऐसा बोला जाएगा कि इवेजन ऑफ टैक्स के लिए एक एंटिटी ने एक कॉर्पोरेट का लिबास ओढ़ा लेकिन एक्चुअली में वो इवेजन ऑफ टैक्स कर गए, तब वो लिबास हटा दिया जाएगा और बोला जाएगा कि जो गवर्नमेंट ड्यूज़ हैं वो उनके मेंबर्स को पे ऑफ करने पड़ेंगे। तो जो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल है वो आप अपने विम्स एंड फैंसीज के अकॉर्डिंगली नहीं कर सकते, ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन सी सर्कमस्टांसेस में आपको और कंपनी को अलग मानना है और कौन सी सर्कमस्टांसेस में आपको और कंपनी को एक साथ मानना है। ऐसा ही एक डिसीजन आया प्रेमलता भाटिया और यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। वहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट जो है वो इंडिविजुअल्स को यानी नॉर्मल पर्सनस को, नेचुरल पर्सनस को शॉप के लाइसेंसेस जो है वो दे रही थी। मिसेस प्रेमलता भाटिया ने क्या किया, अपने नाम पर एक शॉप का लाइसेंस ले लिया और फिर उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट कर कर ये प्रॉपर्टी या ये लाइसेंस जो था उस प्राइवेट कंपनी के नाम पर ट्रांसफ़र करवा दिया गवर्नमेंट की कंसेंट के बाद। कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो पॉलिसी थी उसमें ये लिखा था कि इंडिविजुअल को दिया जाएगा लाइसेंस, ना कि किसी आर्टिफिशियल जुरिस्टिक पर्सन को। आप और वो कंपनी सेपरेट माने जाओगे, यानी कंपनी की अपनी पर्सनालिटी है, आपकी अपनी पर्सनालिटी है, तो जो लाइसेंस होगा वो आपके नाम पर होगा, ना कि कंपनी के नाम पर। आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये कोर्ट के ऊपर होता है कि वो किन सर्कमस्टांसेस में आपको और कंपनी को सेपरेट मानेंगे और किन सर्कमस्टांसेस में आपको और कंपनी को एक साथ मानेंगे। हालांकि 90% केसेस में आपको और कंपनी को हमेशा सेपरेट माना जाता है और 10% केसेस होते हैं जिनमें आपको और कंपनी को एक ही माना जाता है, यानी जिन 10% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर वो जो कॉर्पोरेट वेल है उसको हटा दिया जाता है और ये देखा जाता है कि एक्चुअल कौन उस कंपनी को चला रहा है। ओके, तो पढ़ें इसे। However, the shareholders cannot ask for lifting of the corporate veil for their purposes. This was upheld in Premlata Bhatia versus Union of India, wherein the premises of a shop were allotted on a license to the individual licensee. She set up a wholly owned private company and transferred the premises to that company with the government consent. She could not remove the illegality by saying that she and her company was virtually the same person। यानी वो ये दावा नहीं कर सकती कि आपने मुझे लाइसेंस दिया या कंपनी को लाइसेंस दिया, हम दोनों एक ही माने जाएंगे, वो ऐसा नहीं कह सकती। Nevertheless, courts have found it necessary to disregard the separate personality of a company in the following situations। मतलब ऐसी कौन सी situations हैं जहाँ पर आपको और कंपनी को एक ही माना जाएगा, तो वो 3 situations यहाँ पे लिखी गई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न, आप इसको हमेशा याद रखिए कि इन 3 situations में हमेशा ये माना जाएगा कि आप और जो कंपनी है वो दोनों एक ही हैं, यानी अगर कंपनी ने कुछ गलत किया है तो ये माना जाएगा कि आपने गलत किया है। एज अ ओनर या एज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी हमेशा आपको गलत माना जाएगा। तो ऐसी कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? सबसे पहली, वेदर कॉर्पोरेट वेल हैज़ बीन यूज फॉर कमीशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। जहाँ पर आपने डिसऑनेस्टी या कोई भी फ्रॉड करने की कोशिश करी, यानी इंटेंशनली आपने किसी को धोखा देने की कोशिश करी कंपनी के नाम पर, तो वहाँ पर कॉर्पोरेट वेल हटा दिया जाएगा और ये माना जाएगा कि ये जो धोखा है वो कंपनी ने नहीं, आपने एक्चुअली किया है।
In such a situation, the court have lifted the veil and looked at the reality of the situation, where the corporate facade is really only an agency instrumentality. मतलब जहाँ पर आप सिर्फ एक एजेंसी रिलेशनशिप कैरी आउट कर रहे हो और आप जानते हो कि आप एक कॉर्पोरेट फसाड कैरी आउट कर रहे हो. फसाड का मतलब होता है फॉल्स शो, जहाँ पर आप झूठी मूठी कंपनी बनाते हो, झूठी मूठी कंपनीज को फ्लोट करते हो और एक्चुअली में आप कोई फ्रॉडुलेंट कंडक्ट करने वाले हो, तो उन केसेस में भी आप कोई शैम या फेक बिजनेस कर रहे हो, तो उन केसेस में भी कॉर्पोरेट वेल को हटा दिया जाएगा. Where the doctrine conflicts with the public policy, courts lifted the corporate veil for protecting the public policy. जहाँ पर भी पब्लिक के अगेंस्ट अगर आप कहीं जाओगे या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर आप कहीं भी जाओगे, तो वहाँ पर हमेशा कोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट का ही साथ देगा और कॉर्पोरेट वेल को हटा देगा. और ये देखा जाएगा कि कौन से ऐसे एक्चुअल लोग हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं और उन लोगों को सज़ा दी जाएगी. ओके, क्लियर हुआ. ये 3 सिचुएशंस हैं. कौन कौन सी? सबसे पहला, अगर आप कोई फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट करने वाले हो. दूसरा, अगर आप फ्रॉडुलेंट कंपनीज डालने वाले हो, कॉर्पोरेट फसाड क्रिएट करने वाले हो, यानी फेक बिजनेस कैरी आउट करने वाले हो, तो एजेंसी रिलेशनशिप के तहत. और तीसरा, अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाओगे, तो इन 3 केसेस में जो है कॉर्पोरेट वेल को हटा दिया जाएगा और एक्चुअल लोगों को जो है सज़ा दी जाएगी. ओके. आगे चलें. फर्दर इन डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी 1916, it was held that a company will be regarded as having enemy character if the persons having de facto control of its affairs are resident in an enemy country or wherever they may be are acting under the instructions from or on behalf of the enemy. ऐसा कहा गया है कि कंपनी को भी एनिमी कंपनी माना जाएगा अगर आपके जो मेंबर्स हैं वो किसी एनिमी कंट्री में रह रहे हैं. तो जैसे मान लीजिए, अगर आप अभी की बात करें तो हम जानते हैं कि हिंदुस्तान और चाइना के बीच में काफ़ी टेंशन चल रहा है. और अगर चाइना हमारा एनिमी बन जाता है, अगर कोई वॉर हो जाता है और चाइना हमारा एनिमी बन जाता है, तो जितनी भी कंपनीज़ के अंदर चाइना का पैसा लगा हुआ है उन कंपनीज़ को भी एनिमी कंपनी माना जाएगा. और अगर आप ध्यान में देखें तो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी कंपनी के ऐप्स को जो है वो इंडिया से बैन कर दिया है, बिकॉज दोज ऐप्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन एनिमी ऐप, बिकॉज उन ऐप्स में जो है चाइना का पैसा लगा हुआ है एंड चाइना इज़ द मेन इन्वेस्टर. Where it was found that the sole purpose for which the company was formed was to evade taxes, the court will ignore the concept of the separate entity and make the individuals liable to pay the taxes which they would have paid but for the formation of the company. तो मैंने आपको कहा ही था शुरू में भी, ये जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया तब भी कहा था कि अगर आप टैक्स बचाने के लिए ऐसा करते हो कि अलग अलग या झूठी कंपनीज को आप फॉर्म कर देते हो, कॉर्पोरेट फसाड क्रिएट करते हो, तो वहाँ पर जो है कोर्ट आपके कॉर्पोरेट वेल को हटा देगा और आप मेंबर्स को लाइबल ठहराएगा कि अब आपको वो टैक्सेस भरने पड़ेंगे जो कंपनी को भरने थे, क्योंकि आपने झूठी कंपनीज खड़ी करी हैं. Where it is found that a company has abused its corporate personality for an unjust and unequitable purposes, the court would not hesitate to lift the corporate veil. वही है कि अगर आप कोई unjust या inequitable purpose carry out करते हो, कोई fraud करते हो, public policies के against जाते हो, तो वहाँ पर corporate veil को हटा दिया जाएगा. Further, the corporate veil could be lifted when the acts of a corporation are allegedly opposed to justice, convenience and interest of the revenue or workmen or are against the public interest. तो आपको पता ही है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट आप गए तो कॉर्पोरेट वेल को हटा दिया जाएगा. Thus, in appropriate cases, the courts disregard the separate corporate personality and look behind the legal person or lift the corporate veil. तो अप्रोप्रिएट केसेस में कोर्ट जो है कॉर्पोरेट वेल हटा देगा और उन लोगों को पनिश किया जाएगा जो एक्चुअली में कंपनी के पीछे रहकर ये गलत काम कर रहे थे. ठीक है, क्लियर हुआ. इस वीडियो में अपन यहाँ तक रुकते हैं. आप पूरा इसको वापस पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा वीडियो के साथ साथ ही, और याद रखिएगा जो चीज़ें मैंने आपको इम्पोर्टेंट कही हैं. ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड यू स्टे एट होम बिकॉज आई एम एक्चुअली सफरिंग वेरी मच. मैं बाहर जा रहा था एंड आई हैव फॉलन सिक, बट आई एम टेकिंग केयर ऑफ़ माई सेल्फ. ओके, सो यू ऑल्सो प्लीज़ स्टे एट होम, डू नॉट गो आउट एंड पढ़ते रहिए. कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आपके पास मैनेजमेंट का नंबर है, प्लीज़ उस पर अपने डाउट्स को मैसेज करिए और मुझे अपनी प्रोग्रेस भी बताइए कि आपने कहाँ तक कवर कर लिया है. ओके, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.